नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेपाना में। इससे पहले वाला वीडियो जो हमने पढ़ा था, जो महाजनपद है उनकी राजधानी और उनके नामों के बारे में पढ़ा था, एक मैंने उनकी ट्रिक बताई थी। और अब उससे आगे हम आज बात करेंगे उनके शासन व्यवस्था के बारे में। भाई, महाजनपदों में किस प्रकार शासन व्यवस्था रही, किस वंश ने शासन किया, उनके बारे में। तो अपने को याद रखना है महाजनपदों के जो है ना, मैंने पहले जो राजधानियों के बारे में बताया था, अब इसके शासकों के बारे में याद रखना है। अगर शासक आपको क्रमवाइज तरीके से याद है तो आसानी से क्या है, इस जो प्राचीन भारत के जो इस टॉपिक को अपने आसानी से याद कर सकते हैं। महाजन पदों में राजनीतिक व्यवस्था, ये अपने को याद रखना है। भाई, महाजनपद क्या है? 16 महाजनपद हमने पढ़ा था, 16 महाजनपद है। अब देखो कुल कितने महाजनपद? 16। अब देखो 16 महाजनपदों में क्या थी, उसमें कुछ महाजनपदों में क्या है, शासन व्यवस्था कैसी थी? शासन व्यवस्था दो प्रकार से विद्यमान थी। एक तो क्या थी, राजतंत्रात्मक। कुछ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और कुछ महाजनपदों में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इसमें क्या होता था कि सर्वोपरि राजा होता था, राजा शासन का संचालन करता था। और इसके बाद में लोकतंत्रात्मक क्या होते थे, कई लोग मिलकर क्या करते थे, शासन चलाते। तो इस तरह के 16 महाजनपदों में क्या है, अलग अलग तरीके से शासन व्यवस्था वहां पे मौजूद थी। दो रूपों में शासन व्यवस्था मिलती थी। अब देखो इन महाजनपदों में क्या हुआ, इन महाजनपदों में जिस महाजनपद की शासन व्यवस्था में जो शासन व्यवस्था अच्छी थी, वो महाजनपद एक विकसित महाजनपद के रूप में सामने आया। और इनमें देखो सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जो सामने आने वाला महाजनपद है वो है मगध महाजनपद। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में सामने आया। क्यों आया? क्योंकि मगध की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था व धर्म के लिए ये प्रसिद्ध था। यानी उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो बहुत उच्च कोटि की थी। इस कारण, और साथ में एक चीज और, ये महाजनपद है ना एक विकसित क्षेत्र था। ये जो मगध है वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? पटना व गया बिहार वाला क्षेत्र जो वर्तमान में ये क्षेत्र है, इसको क्या है, प्राचीन काल में मगध बोलते थे। तो इस क्षेत्र ये क्या था, विकसित क्षेत्र था। और इसके बाद में क्या है, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो उच्च श्रेणी की थी। इसके कारण ये एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में सामने आया। तो इसके बारे में इस महाजनपद में किस प्रकार शासन व्यवस्था रही, कि किस वंश ने इसमें शासन किया, इसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए, बात करते हैं मगध की शासन की। मगध में शासन, यहां पहले मगध की जो राजधानी है उसकी बात करते हैं। राजधानी की बात करें तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी है वो थी गिरिवर्ज या गिरिवज्र या इसे बोलते थे वरद नगरी। कहते हैं कि इस गिरिवर्ज की स्थापना एक वसु नामक राजा ने की थी। इस कारण इस जो गिरिवर्ज का नाम है, एक और नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? वसु नगरी। इसे वसु नगरी भी कहते हैं, वसु नगरी या वसुमती भी कहते हैं, वसुमती।
तो ठीक है, ये इसकी राजधानी जो प्रारंभिक राजधानी मगध की थी उनका नाम था गिरिवर्च, इसे वर्धनगरी भी बोलते थे। और यहाँ पे इसकी स्थापना वसु नामक एक राजा के करने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, वसुनगरी भी और वसुमती भी इसको बोलते थे। इसके बाद में देखो, जैसे कुछ समय बाद में आगे चलकर ये जो है ना गिरिवर्च वज्र, ये आगे चलकर बाद में राजगृह या राजगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर ये राजगृह और राजगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मतलब पहले राजधानी गिरिवर्च, उसके बाद में जो इसके अन्य नाम है जैसे वरदनगरी है, वसुनगरी है, जो वसुमती है, इसके बाद में आगे चलकर ये राजगृह और राजगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये थी राजधानी से संबंधित बात। अब देखो इसके प्रारंभिक शासक कौन से रहे, किस वंश ने शासन किया था, तो इसके बारे में बात करते हैं अपने। तो बात करते हैं इसके जो प्राचीन राजवंश यानी प्रारंभिक राजवंशों के बारे में। सबसे पहले देखो यहां हमें जानकारी किससे मिलती है कि मगध पर प्रारंभ में किस वंश ने शासन किया था। तो हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, कौन से ग्रंथ, महाभारत व पुराणों से हमें जानकारी मिलती है कि महाभारत व पुराणों से ये जानकारी मिलती है कि मगध पर प्रारंभिक जो पहला जो शासन करने वाला राजवंश था वो बृहद्रथ था। के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश बृहद्रथ को बताया है। ये ग्रंथ कौन से ग्रंथ है, महाभारत और वह पुराणों में, यानी इन दो ग्रंथों में हमें मगध के प्रारंभिक शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक वंश था उसका नाम बृहद्रथ था। देखो यहाँ पे शासन व्यवस्था किस तरह, कौन कौन से वंश ने शासन किया था। पहले मैं हम 5 वंशों के बारे में जिक्र करता हूँ, 5 वंशों के बारे में बताता हूँ मैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं तो अपने को मगध पर शासन करने वाले राजवंश थोड़ी उनके बारे में परिचय देता हूं। जो प्रारंभिक 5 राजवंश थे जो इन्होंने मगध पर शासन किया था उनके बारे में देखिएगा। यहां से महाभारत और पुराण क्या बोलते हैं, मगध पर किसने शासन किया था, बृहद्रथ वंश ने। तो पहला वंश कौन सा है, बृहद्रथ वंश। इसके बाद में देखो नेक्स्ट बृहद्रथ वंश के बाद में नेक्स्ट जो राजवंश था वो कौन था, इसके बाद में हर्यक वंश। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में जो शासन करने वाला वंश कौन सा, इसके बाद में नाग वंश। आगे वाला जो वंश था नाग वंश। इसके बाद में नेक्स्ट जो राजवंश था वो कौन था, नंद वंश। और इसके बाद में कौन आया, मौर्य वंश। तो ये प्रारंभिक 5 राजवंश है जिन्होंने क्या है मगध पर शासन किया था। पहला राजवंश था बृहद्रथ राजवंश, उसके बाद में हर्यक राजवंश, उसके बाद में आया नागवंश, उसके बाद में नंद वंश, उसके बाद में आया मौर्य वंश। ये मैंने प्रारंभिक 5 राजवंशों के नाम आपके सामने लिखे हैं, आपको बताया है। देखो सबसे पहले बात करते हैं इस वंश की, बृहद्रथ की। इसके बारे में, इसके समय के बारे में हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है, किसी प्रकार की कुछ जानकारी नहीं मिलती है। तो ये इसका समय वो माना गया क्या, अज्ञात, यानी इसके बारे में हमारे पास ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिसके माध्यम से हमें इसकी जानकारी प्राप्त हो सके, इसके समय के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इसके बाद में नेक्स्ट हर्यक वंश की बात करते हैं। हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश है वो 545 से लेकर 412 ईसा पूर्व, हर्यक वंश 545 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद में नागवंश
नागवंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद में नंदवंश 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। और मौर्य वंश की बात करें तो अपने मौर्य वंश कितना है? मौर्य वंश 322 से 184 ईसा पूर्व, या फिर दूसरा ये भी मिलता है 323 से लेकर 185 ईसा पूर्व। ये दोनों अपनी अलग अलग पुस्तकों में मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? 2 सन और दोनों ही सही। तो ये क्या है, अपनी जो है ना, कई बुकों में 322 मिलता है, 322 से लेकर 184 ईसा पूर्व, और कई बुकों में ये मिलता है 323 से लेकर 185 ईसा पूर्व। यानी अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है 10वीं क्लास में ये मिलेगा 322 वाला, और 12वीं में क्लास में ये मिलेगा 323 से लेकर 185। तो अपने को इसमें क्या है, ये दोनों ही सही मानी जाती है। दोनों में कोई भी याद कर लो। अब क्यों मानी जाती है? सही मानने जाने का कारण क्या है? देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों सही क्यों मानी जाती है। तीन 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व और 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व, ये दोनों सही क्यों मानी जाती है? 322 या 323 से 184 या 185 ईसा पूर्व। देखिए, भारतीय इतिहास में क्रमबद्धता का प्रारंभ भारत में यूनानी आक्रमण के साथ हुआ था। यानी जब से यूनानी आक्रमण की शुरुआत हुई, वहां से क्या हुआ, भारतीय इतिहास में क्या आई? क्रमबद्धता आई। यानी क्रमबद्धता आने का मतलब है यहां से क्या है, हमारा जो इतिहास है इस यूनानी आक्रमणों को आधार मानकर आगे इतिहास को क्या है, लगातार लिखना शुरू किया था। तो यूनानी आक्रमण हुए कब? कुछ ग्रंथों में तो मिलते हैं क्या 325, और कुछ ग्रंथों में मिलते हैं 326 ईसा पूर्व। कुछ यूनानी ग्रंथों में क्या मिलते हैं कि यूनानी आक्रमण हुए थे कब? 325 में। और कुछ ग्रंथों में क्या मिलते हैं, कुछ उसके अंदर मिलते हैं 326। और यूनानी आक्रमण किसने किया था? अलेक्जेंडर या सिकंदर ने कई किताबों में तो क्या बताया गया है, 325 बताया गया, कई किताबों में 326 ईसा पूर्व बताया गया। तो यहां से क्या है, जिस किताब में क्या है 325 बताया गया, जिस ग्रंथ में, यूनानी ग्रंथ में 325 बताया गया, तो उसमें तो क्या होगा, ये सही है 322 से लेकर 184। और जिस ग्रंथ में क्या है 326 बताया गया, तो उसमें 323 से लेकर 184, ये मौर्य काल का समय। तो ये दोनों अपने को इसलिए क्या है, इन दोनों को सही माना जाता है। तो ये मौर्य वंश तक मैंने बताया क्रम वाइज कौन कौन सा वंश, किस किस वंश ने शासन किया था। अब देखो, सबसे पहला वंश कौन सा है? बृहद्रथ। पहला वंश कौन सा है? बृहद्रथ वंश, ठीक है। इसके बाद में इसका जो संस्थापक कौन है? जैसा नाम वैसा ही संस्थापक, बृहद्रथ संस्थापक वंश। इसके बाद में वंश कौन सा है, अपने को याद रखना है। इसके जो दूसरा वंश है हर्यंक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? तो इसके याद रखना है, इसका जो संस्थापक है वो तो माना जाता है बटिया नामक जो सावंत को, बटिया। और इसका जो वास्तविक संस्थापक है वो है बिंबिसार, ठीक है। बृहद्रथ वंश का संस्थापक है बृहद्रथ। इसके बाद में हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है बटिया को, और इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसी? बिंबिसार को। इसके बाद में कौन सा वंश आया?
इसके बाद में नागवंश, और नागवंश का संस्थापक माना जाता है शिशुनाग को, शिशुनाग को। इसके बाद में कौन सा वंश आया? नंदवंश, नंदवंश। और नंदवंश का जो संस्थापक है वो माना जाता है महापद्म नंद, महापद्म नंद। और मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये संस्थापक है, मैंने समय बताया था पहले, और अब बताया संस्थापक। यानी पहला वंश बृहद्रथ वंश, हर्यक, उसके बाद में हर्यक वंश, उसके बाद में नागवंश, और उसके बाद में नंद वंश। और इसके बाद में देखो, इसके बारे में कोई लिखित जो समय की जानकारी हमारे पास नहीं है। इसके बारे में मैंने बताया था, हर्यक वंश का जो समय था वो कितना था? 545 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। इसके बाद में नागवंश है, नागवंश का समय 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक। और इसके बाद में नंदवंश, नंदवंश का समय 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व। और इसके बाद में मौर्य वंश, और मौर्य वंश का समय मैंने बताया था, उसमें क्या है, दो समय मिलते हैं, 322 से 184, 323 से लेकर 185 ईसा पूर्व। ये दोनों ही समय क्या माने जाते हैं? समय सही माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि यूनानी ग्रंथों में क्या है, जो सिकंदर द्वारा जो आक्रमण किया गया, तो कुछ ग्रंथों में 325 बताया गया और कुछ ग्रंथों में 326 ईसा पूर्व बताया गया। तो इस आधार पर दोनों ही सही माने जाते हैं। तो अपने सबसे पहले जिक्र करते हैं पहले वाले वंश की, पहले वाले वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। 1 नंबर वंश कौन सा है? बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश। बात करते हैं इसकी संस्थापक की, तो इसका संस्थापक कौन है? बृहद्रथ। और मैंने बताया था इसके समय के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ज्ञात माना गया इसे। इसके बारे में ऐसा कोई हमारे पास साहित्यिक स्रोत नहीं है जिससे हमें ये पता चल सके कि इसका समय, जो समय काल है वो कितना था। तो इसका जो संस्थापक है वो क्या है? बृहद्रथ। अब देखो क्या होता है, बृहद्रथ ने मगध में अपना शासन स्थापित कर लिया और ये शासन करता रहा, अच्छी तरह इसका शासन चल रहा था। लेकिन इनके लिए एक समस्या थी, और कोई समस्या नहीं थी, इसके एक समस्या सामने आ रही थी, और वो समस्या लगातार इसको परेशान कर रही थी। क्योंकि इसके 2 रानियां थी, 2 रानियां थी, लेकिन दोनों रानियों के पुत्र नहीं था। इसके संतान नहीं होने के कारण, संतान उत्पन्न नहीं होने के कारण ये लगातार परेशान रहता था और चिंतित रहता था कि भी मेरे बाद में शासन कौन करेगा, मेरी ये जो राजगद्दी है उसको कौन संभालेगा, यहाँ मगध पर शासन कौन चलाएगा। तो इसकी इस समस्या को लिए लगातार परेशान रहता था। फिर उन्होंने क्या किया, पुत्र प्राप्ति के लिए क्या किया, उन्होंने यज्ञ किया, पूजा की। और किसकी पूजा की? याद रखना है, इन्होंने पूजा की, इन्होंने बृहद्रथ ने पूजा की। किसकी? बृहद्रथ ने पूजा की जरा नामक राक्षसी की, जरा नामक राक्षसी की पूजा की। क्योंकि भाई पुत्र प्राप्ति के लिए, क्योंकि इसको पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था, 2 रानियां थी, दोनों को ही पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। और इसलिए क्या है, उन्होंने क्या है, बृहद्रथ ने इसकी तपस्या की और तपस्या करने के बाद में क्या हुआ, ये जरा नामक कहते हैं, जरा नामक राक्षसी है, वो इससे क्या हो गई, प्रसन्न हो गई। और प्रसन्न होने के बाद में जैसे ही ये प्रसन्न होकर इसके सामने आई, भी बोल तेरे समस्या क्या है। तो इन्होंने अपनी समस्या बताई कि मेरे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र का वरदान दे दो। तो कहते हैं जरा नामक राक्षसी ने क्या किया, इसे एक सेव दिया, ठीक है, एक सेव दिया और बोला ये लो सेव और ये अपनी पत्नी को खिला देना। अब ये सेव लेकर यहां से चला आया महल की तरफ और जरा नामक राक्षसी है वो चली गई। अब देखो जैसे ही रास्ते में आया तो उसके दिमाग में आई कि राक्षसी ने सेव तो मेरे को एक दिया है, लेकिन
मेरी पत्नी कितनी है, 2 है। तो उन्होंने क्या किया, महल के अंदर आकर उस सेव के 2 टुकड़े किए, 2 टुकड़े किए और 2 टुकड़ों में क्या है, एक एक टुकड़ा दोनों पत्नियों को खिला दिया। ठीक है, इनकी 2 पत्नियां थी, दोनों पत्नियों को एक एक टुकड़ा खिला दिया। अब देखो क्या हुआ, कुछ समय बाद में क्या हुआ, इसको पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र की प्राप्ति हुई। आधा पुत्र पहली रानी को और आधा पुत्र दूसरी रानी को। ठीक है, तो ये दोनों रानियों को क्या है, आधा आधा पुत्र प्राप्त हुआ और आधा आधा पुत्र प्राप्त हुआ। और किसके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, जरा नामक राक्षसी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। तो इसके कारण इसका नाम पड़ गया क्या, जरासंध। इसको नाम दे दिया गया जरासंध, जरासंध। ठीक है, इसका नाम दे दिया गया जरासंध। तो बृहद्रथ की मृत्यु के बाद में जो शासक बना वो कौन बना, इसका पुत्र जरासंध। ठीक है, ये बृहद्रथ का पुत्र था, जरासंध शासक बना। और ये क्या था, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, यानी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और पूजा अर्चना में विश्वास रखता था। ठीक है, धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था, धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था। ये पूजा अर्चना में, ईश्वर में विश्वास रखता था। कहते हैं कि हमारे जो एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार, श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार, भगवत पुराण में ये बताया गया है, कौन से ग्रंथ के अनुसार, श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार, भगवत पुराण के अनुसार कि इस जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को 17 बार पराजित किया था, 17 बार हराया था। किसने, किस ग्रंथ में पता चलता है, श्रीमद् भगवत पुराण में इस बारे में हमें जानकारी मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण को जरासंध ने 17 बार पराजित किया था। ठीक है, भगवान कृष्ण को 17 बार पराजित किया था और भगवान कृष्ण इससे परेशान हो गए थे, क्योंकि हर बार क्या है, ये कृष्ण जैसे ही इन दोनों के बीच में युद्ध होता, हर बार क्या है कृष्ण जी को, भगवान कृष्ण को हारना पड़ता। अब इस समस्या को लेकर भगवान कृष्ण ने क्या किया, इस समस्या का समाधान करने के लिए पांडव पुत्र भीम को अपने साथ लिया, भीम को अपने साथ लिया। और ये जरासंध मंदिर जो धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण क्या है, ये रोजाना साधु संतों को क्या है, भिक्षा देता था और मंदिर में जाता था भिक्षा दान दक्षिणा देने के लिए। एक दिन क्या हुआ, कृष्ण जी और भीम जी दोनों, पांडव पुत्र भीम दोनों मंदिर के आगे साधु का वेश बनाकर बैठ गए। ठीक है, वेश बनाकर बैठ गए और जैसे ही जरासंध आया, आते क्या है, भीम ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और बोला कि मैं भिक्षा जब ही लूंगा जब मेरे साथ तू क्या करेगा, मल्ल युद्ध करेगा। कौन सा युद्ध, मल्ल। आधुनिक समय में मल्ल युद्ध को क्या कहते हैं, कुश्ती। तो भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। अब भगवान कृष्ण को तो पता था कि भी ये जो है ना, मतलब मल्ल युद्ध में क्या है, इसको हराया जा सकता है, इसको मारा जा सकता है। तो इसीलिए क्या है, क्यों मारा जा सकता है कि इसके पास क्या है, ये दो अलग अलग 2 रानियों से क्या है, आधा पहली रानी और आधा दूसरी रानी से उत्पन्न होने के कारण ये क्या है, जैसे ही कोई मारता तो ये दोबारा क्या है, उनका शरीर दोबारा वापस वैसा वैसा जुड़ जाता था। और इसीलिए कृष्ण जी ने 17 बार प्रयास किया, लेकिन हर बार क्या हुआ, असफल रहे। अब देखो मल्ल युद्ध के लिए ललकारा और जरासंध ने किया, मल्ल युद्ध के लिए तैयार होगा और भीम और जरासंध के बीच में क्या हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। अब देखो क्या हुआ, मल्ल युद्ध में हुआ क्या, जरासंध को भीम हरा देता और उसको क्या है, उसके टुकड़े टुकड़े कर फेंक देता, कभी इधर कभी इधर। लेकिन ये क्या है, वैसे ही वापस वो क्या है, वो टुकड़े है वो वापस वैसे ही जुड़ जाते थे। ठीक है, तो इसके कारण क्या, परेशान हो गया था भीम और परेशान हो गया। आपने अगर महाभारत देखी है तो आपको पता होगा इसके बारे में। फिर कृष्ण भगवान ने क्या किया था, एक पत्ती की सहायता से क्या है, उसको तोड़ के बताया था कि आप ऐसा करो, इसको जो है ना, इनके टुकड़ों को आमने सामने यानी विपरीत दिशा में फेंको। तो इस भीम ने क्या किया था, इसके जो जरासंध के जो शरीर के जो टुकड़े थे ना, उनको क्या किया, विपरीत दिशा में फेंका और
विपरीत दिशा में फेंका तो इसके बाद में ये वापस नहीं जुड़े, और भीम ने क्या कर दी, इस जरासंध की क्या कर दी, हत्या कर दी, इसको हरा दिया और इसकी हत्या कर दी। तो ये था जरासंध, जो एक शक्तिशाली शासक था, धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था। अब देखो जरासंध के बाद में इनके जो वंशज है उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है। और इसके बाद में क्या है, अपने को याद रखना है इस वंश का अंतिम शासक पहला कौन सा आया, पहला संस्थापक कौन था, बृहद्रथ। इसके बाद में इसका पुत्र कौन था, जरासंध। और इसके बाद में क्या है, ये जो समय ये क्या है, अज्ञात है, इनके बीच के जो शासकों का कोई वर्णन नहीं मिलता है। और अपने को वर्णन मिलता है अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक था रिपुजन्य। अब देखो, जैसे इस वंश का जो अंतिम शासक रिपुजन्य शासक बना, तो इसका एक सामंत था, सामंत या जमींदार, इसका सामंत कह दो या जमींदार कह दो। अब देखो सामंत क्या होता है, सामंत का मतलब होता है, अगर इसकी परिभाषा लें तो अपने को पता चलेगा। देखो, सीमांत प्रदेश का शासक क्या कहलाता था, सामंत कहलाता था। सीमांत प्रदेशों के शासकों को क्या कहा जाता था, के शासकों को सामंत कहा जाता था। सामंत कहा जाता था। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है, सामंत या जमींदार। तो ये इसका सामंत था। और क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, इसका जो सामंत था जिसका नाम था बटिया, ठीक है, इस बटिया ने क्या कर दी, एक दिन इसकी धोखे से क्या रिपुजन्य की क्या कर दी, हत्या कर दी। इस जो बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक है रिपुजन्य, उसका सामंत था जिसका नाम था बटिया, उसने क्या कर दी, इसकी धोखे से हत्या कर दी। और हत्या कर किस वंश की स्थापना कर ली, नए राजवंश जिसका नाम है हार्यंक वंश की स्थापना कर ली। तो अपने को याद रखना है, हार्यंक वंश की स्थापना किसने की, बटिया ने। इसका संस्थापक कौन है, बटिया। इन्होंने क्या है, इस वंश की स्थापना की। और इसका समय मैंने बताया था पहले, इसका समय कितना है, 545 से लेकर 545 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व। तो यहां से क्या है, रिपुजन्य का जो सामंत था बटिया ने क्या कर दी, रिपुजन्य की हत्या कर दी धोखे से, और हार्यंक वंश की स्थापना कर ली। तो ये अपना पहला वंश था, कौन सा, कि मगध पर जो प्रारंभिक जो शासन करने वाला जो राजवंश था वो था बृहद्रथ। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, हमारे जो ग्रंथ हैं कौन से, पुराण और महाभारत से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसका जो संस्थापक था वो था बृहद्रथ। और इसके बाद में इसका पुत्र था जरासंध, जो किसके आशीर्वाद से जो पैदा हुआ, पुत्र प्राप्त हुआ किसको, बृहद्रथ को, जरा नामक राक्षसी के आशीर्वाद से। इसके बाद में यहां जरासंध के बाद में, और हमें कौन से ग्रंथों के बारे में, ग्रंथों के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को 17 बार पराजित किया था। तो याद रखना है कौन सा, श्री भगवत पुराण। इसके बाद में देखो नेक्स्ट आगे, जरासंध के बाद में क्या है, बीच वाला समय है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई किसी प्रकार का हमारे पास स्रोत नहीं है। अपने को याद रखना है लास्ट शासक जिसका नाम है अंतिम, इस वंश का अंतिम जो शासक है उसका नाम है रिपुजन्य। और रिपुजन्य की जो हत्या की थी किसने, इसका एक सामंत था जिसका नाम था बटिया। सामंत क्या होता है, सीमांत प्रदेशों के जो शासक होते हैं उनके कहा जाता है, सामंत कहा जाता है। सीमांत का मतलब एक राजा है, वो क्या कर देते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या है, किसी को जो शासन है वो सौंप देते थे, उसे बोलते थे सामंत। और आगे चलकर ये क्या कहलाए, जमींदार। तो इसके बाद में इस रिपुजन्य की जो हत्या कर दी, इसका सामंत था जिसका नाम था बटिया। और किस वंश की स्थापना कर दी, हार्यंक वंश की। तो ये था पहला वंश। इसके बाद में आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्यंक वंश के बारे में। जय हिंद, जय भारत।